तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा जो पहला जो यूनिट है इसमें वो ये है मीनिंग एंड इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग एंड इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता दें अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बैंकर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इंटरैक्टिव लाइव बैच है दोस्तों, जो जेआईबी का है 19,999 का बैच है, उस बैच में एमसीक्यू की क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, जो कि 4999 का चल रहा था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको 1000 का स्पेशल डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा और ये आप अभी करा सकते हैं 3999 में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एमसीक्यू और केस स्टडी जो कि सर की स्पेसिफिक डेवलप की गई हैं, उसके साथ रिकॉर्डेड आपको जो भी लाइव क्लासेस होंगी पूरी, वो टीम जो है आपको पूरा लाइव कोर्स कराएगी। और उसके साथ साथ ये जो कोर्स है 24,999 का, जो कि आपको 5,999 में मिल रहा था, अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आप करेंगे तो आपको 4,999 में मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले है इसेंशियल्स ऑफ आ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइप जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस तरह करके कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज है। 3 से 5 मार्क्स आपके श्योर आ सकते हैं। प्लस ये कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक होता है तो आपको अपने जो भी आप डीलिंग करते हैं कस्टमर से वो पक्की हो सकती है, उसके साथ आपके प्रमोशनल एग्जाम में इसमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो एक बार मुझे आप में से जो भी लोग हैं मुझे ये बता दीजिए कि किसी का भी कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी का कोई पेपर जो है कितने कितने पेपर जो फ्रेश हैं, जो अभी जिन्होंने जस्ट जेआईबी पास किया है उन्होंने तो ये पेपर शायद ना पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने जेआईबी पिछले से पिछले बार पास किया था उन्होंने पेपर पढ़ा था। तो कोई ऐसा है जिसका सिर्फ ये पेपर रह गया हो? आप में से कोई ऐसा है जिसका सिर्फ ये पेपर रह गया हो? चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट थ्योरी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो कॉन्ट्रैक्ट को समझ जाएंगे। क्या होता है, सबसे पहले एक कोई बंदा प्रपोजल करता है, प्रपोजल होता है, प्रपोजल को दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है, ठीक है, और एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ना आए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इसेंशियल्स दिए हुए हैं अगर वो हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वो क्या इसेंशियल है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट सही लीगल पर्पज के लिए किया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कंसीडरेशन लीगल हो, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कॉम्पिटेंट हो, और किसी भी लॉ में उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मनाही ना हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल हो, यानी कि अगर वो पूरा नहीं होता तो कोर्ट में जाके हम उसके बारे में लड़ाई लड़ पाए। ठीक हो गया? तो ये है इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखते हैं जरा थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो पहली बात है, ये जो लॉ है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ठीक है। अब इसमें इसेंशियल मैंने तो मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो, जब भी कोई बात होगी तो ये एग्रीमेंट, मैंने बोला क्या होगा, ये एग्रीमेंट है। किसके? 2 और मोर, मतलब कम से कम 2 होंगे या 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। कौन कौन सी? फ्री कंसेंट एक पॉइंट, फिर दूसरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पार्टी, तीसरा लॉफुल कंसीडरेशन, यानी
मैंने उसका मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया 5 लाख रुपए में, और मैंने सब कुछ बराबर बढ़िया लिखा मैंने, तो ये क्या है, कंसीडरेशन अच्छा नहीं है। ठीक है। दूसरा, सॉरी, ये मेरा क्या है कि मैंने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा तो आप जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे, उसके बदले में जो आप ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। फिर मैं उसके मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, उसके बदले में 2 लाख दूंगा, तो 2 लाख तो कंसीडरेशन ठीक है, लेकिन किस काम के लिए लूंगा, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तीसरा, कि इंडियन कहीं पर भी वॉइड ना किया, वॉइड का मतलब, वॉइड एक्सप्रेसली का मतलब कि मना ना किया गया हो, एक्सप्रेसली माने स्पेशली लिखा हो। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में उस बात को कहीं पर भी वॉइड डिक्लेयर ना किया, यानी ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, तो पहले से लिखा हुआ है। तो क्या क्या बातें, एक एमसीक्यू बन सकता है आपका, क्या, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और कभी कहीं पर भी वॉइड ना किया गया हो, मना ना किया गया हो, तो वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और इसीलिए बोला हुआ है कि ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हो, यानी लॉ की नजर में ओके हो, तो लॉ की नजर में ओके है एग्रीमेंट, जिसमें हम प्रॉमिस की बात कर रहे थे, अभी हमने ऊपर बताया था। तो अब बोला इसमें कि की कंपोनेंट क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, फॉर्म बने, तो उसने कहा एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ। अब देखो, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, अब कैसे, हमने कहा भैया यहां जो भी आ रहे हैं उनको आने देना, फिर बोला यहां जो आ रहे हैं जिसके पास पास नहीं है उसको मत आने देना। तो किसी काम को करने के लिए या किसी काम को नहीं करने देने के लिए कोई भी काम हो सकता है। और क्या बोलता है, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल, यानी जिसने कुछ ऐसा बोला कि भाई ऐसा ऐसा करने के लिए, ऐसा ऐसा नहीं करने के लिए मैं आपको इतने इतने रुपए दूंगा, तो उसने क्या बनाया, एक प्रपोजल बनाया। प्रपोजल दोनों तरफ से आ सकता है, इधर वाला भी बना सकता है उधर वाला भी, तो कोई भी वन पर्सन बोला हुआ है। ठीक है। और जो भी प्रपोजल बनाता है दूसरा वाला उसमें सिग्निफाई करता है अपनी कंसेंट, ठीक है, तो वो प्रपोजल क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड प्रपोजल हो जाएगा। प्रपोजल बिकम्स ए प्रॉमिस व्हेन इट, तो मैंने बोला क्या बन जाएगा, ये प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है। अब प्रॉमिस में कौन है, कि जो प्रपोजल बनाता है वो प्रॉमिसर है, और दूसरा वाला बंदा जो उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने वाला प्रॉमिस ही है, बनाने वाला प्रॉमिसर है। ठीक है। प्रपोजल, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, पर्सन कॉल्ड प्रॉमिसर, और जो उसे एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिस ही है। ठीक है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक जो सेक्शन है, कौन सा, सेक्शन 10, उसने बोला हुआ है कि जो भी पार्टी होनी चाहिए वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, सेक्शन 10 में बोला हुआ है। ठीक है। और लॉफुल कंसिडरेशन के लिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, और वॉइड डिक्लेयर ना किया हो, और फ्री कंसेंट, तो वो पांचों कंपोनेंट जो थे, पांचों इसेंशियल थे, उस डेफिनेशन में आ गए, सेक्शन 10 में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब प्रपोजल बनाया, और प्रपोजल बनाने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको बोलेंगे प्रपोजल एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेड प्रपोजल। ऊपर हमारी बात इस बारे में हो चुकी है। ठीक है। तो क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर शुड बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई कंडीशन ना हो। ठीक है। मोरओवर द ऑफर, मोरओवर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंसेंसस एड इम। अब इसको अभी समझते हैं। हाँ, तो ये बात हो रही थी हमारी क्या, कि जो एक्सेप्टेंस है एब्सोल्यूट, जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एब्सोल्यूट, बिल्कुल हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार हूं, उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मोर ओवर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंसेंसस एड आइटम। अब इस वर्ड को आप रट लें, लिख लें, क्योंकि इस बुक में जहां पर भी ऐसे
लीगल जो शब्द आते हैं उनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोलता है? कंसेंसस एड आइडेम। क्या मतलब होता है कि बोथ द पार्टी मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब ऐसा ना हो कि मैंने कहा कि भैया आप अगर ये सामान हमको दोगे तो हम इसके बदले में 10,000 रुपए देंगे। अब पता लगा दूसरा वाला वो सामान उसके बगल वाला सोचने लग गया। दो सामान रखे थे, उसने कहा ये सामान आप हमको दोगे तो हम 10,000 रुपए देंगे। उसने सोच लिया वो वाला ना। उसने कहा सेम सेंस में होना चाहिए, ठीक है, सेम सेंस में। ठीक, तो क्या डबल मीनिंग वाला ना हो, मतलब उसके दो अर्थ ना निकल रहे हो। तो उसने बोला हुआ है कि मस्ट पार्टी एग्रीज, मतलब उनकी कंसेंसस जो है, कंसेंसस एड आइटम होनी चाहिए, यानी दोनों दोनों लोग सेम सेंस में सेम थिंग को अगर एग्री करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम क्या कह सकते हैं आपसे? कंसेंसस एड आइडम बोल, ठीक है। तो क्या हुआ? देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, यानी सेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोला इसमें, एक एग्जांपल दे दिया कि भैया वो कहता है मैं 10,000 में अपनी कार बेचूंगा, तो उसने प्रपोजल बना दिया, ए प्रोमिसर हो गया, ए ने बनाया, बी ने कहा कि ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको प्रॉमिस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अ लेटर आस्किंग फॉर कोटेशन ऑफ द गुड्स, उसने कहा भैया कि यार एक काम करो, मुझे कुछ सामान मंगाना, ये सामान मंगाना, इसकी मुझे कोटेशन दे दो। तो कोटेशन भेज दी, ऑफर बना दिया, ठीक है। इन केस कोटेशन इज एक्सेप्टेड बाय द प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, अब कोटेशन आई, उसने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने का मतलब क्या है? वो एग्री हो गया। तो वो ऑर्डर करने का मतलब है कि वो पहले से जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑर्डर तभी कर रहा है, ठीक है। बीइंग मेड टू पे द प्राइस ऑफ द कंसिडरेशन दैट सेलर वुड डिलीवर द स्पेसिफाइड गुड्स, ठीक है। अगला क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है कि ये जो दो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें उनकी एक लीगल रिलेशनशिप क्यों आ रही है? क्योंकि ऐसा किसी एक्ट में लिखा है। अगर किसी एक्ट में कुछ लिखा है वैसा आप कर रहे हैं तो आप एक लीगल रिलेशनशिप में आ गए। क्या बोलते हैं? इंटेंशन टू और मोर पार्टी मस्ट बी क्रिएट ए लीगल रिलेशंस बिटवीन देम, यानी लड़ाई झगड़ा होने की के केस में आप उसका एक्ट लीगल रेमेडी के लिए आप रेफर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है इफ देयर इज नो सच इंटेंशन बिटवीन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इनकी इंटेंशन नहीं है ऐसी तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनकी इंटेंशन भी होनी चाहिए। एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर। अब सोशल नेचर के एग्रीमेंट भी होते हैं, मतलब क्या होता है कई बार सोशल नेचर की में कि माँ बाप के बीच में प्यार है, पति पत्नी के बीच में, माँ बेटे के बीच में, तो उन्होंने कहा विच डू नॉट रिजल्ट लीगल रिलेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें बोला हुआ, पहले तो इसमें बोला हुआ यहाँ सॉरी ऊपर बोला हुआ कि एज दे डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशनशिप आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल नेचर के जो संबंध होते हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, उसने कहा वो लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। अब बात है 10 इट इज क्लियर ऑल एग्रीमेंट विच नॉट, जो लीगल नहीं है वो लीगल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है, उसने कहा कि भाई कोई हस्बैंड है, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं इतने रुपये पर मंथ दूंगा, ठीक है। बाद में क्या हुआ, उनका अलग तलाक वगैरह हो गया और उसने पैसे नहीं दिए, तो उसने कहा कि उसने कोर्ट में ले गई वहां पे, तो कोर्ट हेल्ड एग्रीमेंट सच एज दीज वर आउटसाइड द रियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टू उनके बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं है था, इसलिए उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओरल और कुछ रिटर्न, हमेशा ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न, दोनों बात ध्यान रखना, ठीक है। when can valid contract be made through oral agreements under certain laws such as the Transfer of Property Act,
सर्टेन एग्रीमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग ओनली। कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए कि राइटिंग में ही होने चाहिए और उनको रजिस्टर्ड करना पड़ सकता है या अटेस्टेड। तो अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसमें क्या रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन और या अटेस्टेशन की जरूरत कंपलसरी है। कुछ जैसे मान लिया हमने कुछ सामान खरीदना है, मेरे को एक मान लिया बुक सेलर से 4 बुक खरीदनी है, मैंने उससे रिक्वेस्ट भेजी कोटेशन भेजो, उसने कोटेशन भेज दी, मैंने पेमेंट भेज दिया, बुक आ गई। एक तो कॉन्ट्रैक्ट कहीं रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लैंड खरीदने चले गए तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर, तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि कहीं पर आपको रजिस्टर्ड करना पड़े या कहीं पर अटेस्टेड भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इफ सच फॉर्मेलिटीज आर नॉट कंप्लाइड विद देन द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स बिफोर। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, अटेस्टेशन की जरूरत है, आपने नहीं कराया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, दिस अप्लाइज इन द केस ऑफ द सेल और मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो लीज की बात हो, ठीक है, और ये कहां पे सेक्शन 10(2) में, मेन सेक्शन 10 कहता है कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10(2) कहता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट अटेस्ट किए जाने या अटेस्ट किए जाने या रजिस्टर्ड किए जाने जरूरी है। ठीक है, तो उसने बोला हुआ कि देयर इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड, द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मस्ट बी कंप्लाइड। मतलब कानून में लिखा हुआ है, किसी कानून में लिखा हुआ है, जमीन खरीदने कानून में कि 500 से ऊपर की रजिस्ट्री कराओगे तो रजिस्ट्री वहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखवानी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज एन एग्रीमेंट में बी ओरल ऑल्सो। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी। लॉफुल कंसीडरेशन की बात की, जैसे मैंने बताया था, जो उसके बदले में मिल रहा है, एक के बदले में क्या, काम के बदले में पैसा, काम के बदले में काम, पैसे के बदले में पैसा, ये सारे क्या है कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो वापसी हो रही है दूसरी चीज वो, ठीक है। अब उसने कहा सेक्शन 2D डिफाइंस द कंसीडरेशन एज, क्या होना चाहिए कि डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी एन, यानी उन सबकी इच्छा के विरुद्ध ना हो, एट द डिजायर, उनकी इच्छा हो ये काम करने की। ठीक है, तो उसने क्या बोला हुआ, करना, कर दिया, हैज डन, और करने से रोक दिया, करता है करने से रोकता है, करेगा करने से रोकेगा। तो ये क्या है, ये सारे डिजायर्स है कि ऐसा, कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा। आप मुझे 20 रुपए महीना दोगे तो मैं आपके घर की चौकीदारी करूंगा और किसी को आने नहीं दूंगा। तो एब्सटेन का मतलब किसी को काम करने से रोकना, या उसने कहा कि आप मुझे 500 रुपए महीना दोगे तो मैं आपके घर के सामने से अपनी गाड़ी नहीं ले जाऊंगा, करने के लिए या ना, दोनों बातें। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सच एक्ट और एब्सिस्टेंस मतलब करना और करने से रोकना, और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर फ्रॉम प्रॉमिस। ठीक, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो ये क्या होता है कि अगर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बदले में कंसीडरेशन जो कर रहे हैं, वो सारे जो हमारे प्रॉमिस होते हैं वो एक एग्रीमेंट होते हैं। और अगर यही एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या है, गलत हो जाए, मतलब वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं है। और अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसने बोला हुआ कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर एंड अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसने क्या बोला हुआ कि कोई भी एग्रीमेंट जो क्या है किसी एक के ऑप्शन में तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, एक से ज्यादा पार्टियों में, बट किसी किसी के ऑप्शन में वो इन्फोर्सेबल में, मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, दोनों पार्टियों की तरफ से। अब इसका बताते हैं आपको, जैसे रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मान लिया एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो एक के हिसाब से तो क्या है ऐसा करना ओके है, एक के हिसाब में ऐसा करना ओके नहीं है।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। यानी उनके दोनों के अलग अलग भी कानूनों में वो एनफोर्सिबिलिटी वाले होने चाहिए। ठीक है, तो उसने बोला हुआ विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, जैसे ही इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ उसमें, एक ने क्या करा, 1 लाख रुपए दिए, तो उसने कहा क्या, प्रॉमिस टू सेल द कार इज कंसिडरेशन फॉर बी प्रॉमिस टू पे द मनी एंड बी प्रॉमिस टू पे मनी इज कंसिडरेशन ए प्रॉमिस टू सेल। मतलब एक ने कहा भैया कि मैं अपनी कार 1 लाख में दे रहा हूं, उसने एग्री कर लिया, देयर लॉफुल, तो ये क्या है, इन्फोर्सिबल बाई लॉ हो गए। ठीक है, अच्छा अब बात आती है यहाँ पे, ये याद रखना चाहिए विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है। वॉइड मीन्स इट इज ऑफ नो लीगल, वॉइड मतलब लीगल वर्ड है, कहीं लिख दिया वॉइड यानी लॉ के अनुसार खराब होना, यानी उसको हम कानून में चैलेंज नहीं कर सकते। तो उसने बोला हुआ विदाउट कंसिडरेशन के कौन से एग्रीमेंट है, पहले तो बोल रहा कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरे बोला कि कुछ ऐसे भी हैं जो बिना कंसिडरेशन के हैं। आप मुझसे शादी करोगे, बस हम दोनों शादी कर रहे हैं, उसमें ये नहीं लिखा हम दोनों शादी कर रहे हैं तो आप मुझे रोजाना अपनी सैलरी में से 25,000 रुपए महीना दोगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बात है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता है कई बार, फिर भी वो वैलिड है। जैसे एन एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ओरल भी होता है, आप मेरे साथ रहोगे मैं जिंदगी भर आपको खुश रखूंगा। ठीक है, दूसरा बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, हस्बैंड वाइफ बेटा बाप ये सब कुछ। ठीक है, विच इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, तो क्या बोला इसने, विच इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। किसी का पेन चल रहा है। तो इसने क्या बोला हुआ कि कोई भी एग्रीमेंट नेचुरल लव और अफेक्शन में है, नियर रिलेशन में बना हुआ है, कोई कोई भी जो एग्रीमेंट हुआ हुआ, और विच इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर। तो कई बार क्या होता है कि मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज करी, राइटिंग में भी है, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, उसमें लिखा ही नहीं गया है कि शादी कर रहे हैं हम दोनों आज से, पति पत्नी हो जाएंगे और इन शर्तों पर होंगे, कभी नहीं लिखा जाता। वो लॉ स्टेब्लिश्ड बाई जो प्रैक्टिस स्टेब्लिश्ड है उनसे फिर देखा जाता है। ठीक है, तो उसने कहा भैया मैं जो है 1,000 रुपए दूंगा, तो उसने प्रॉमिस कर दिया, रजिस्टर कर लिख किया, रजिस्टर कर दिया और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। उसके बदले में कुछ नहीं, उसने कहा मैं हर महीने अपने बेटे को 1,000 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं, ठीक हो गया। अब उसने ये नहीं कहा इसके बदले में मेरा बेटा ये करेगा, नहीं कहा, प्रॉमिस कंपनसेट ए पर्सन ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरी फॉर द प्रॉमिसर, उसने कुछ ने कुछ काम वॉलंटरी कर दिया, यानी उसने उसकी केयर कर दी। मान लिया कोई आपका घरेलू नौकर है, उसने बहुत केयर कर दी, तो उसने क्या करा कि मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपसे इतने रुपए दूंगा। तो उसने बोला हुआ अगर उसने लिख के दे दिया है बातें तो वो लीगली बाउंड हो जाएगा और इन्फोर्सिबल होगा। ठीक है, उसने प्रॉमिस किया क्या, 100 रुपए देने का वादा किया, उसके बदले में कुछ नहीं कहा, लेकिन शर्तें क्या है, ये इन तीनों बातों में होना चाहिए। जैसे आप ये अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब बात आई यहां पर इलस्ट्रेशन में क्या है, द एग्रीमेंट मस्ट बी एंटर फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट, इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ और मस्ट नॉट बी फ्रॉडुलेंट। क्या बोला कि इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ, और मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कानून ने मना ना किया हो उसको नहीं करा जाना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उन्होंने कहा इट मस्ट नॉट बी इलीगल और इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो पब्लिक की पॉलिसीज हैं, जैसे किसी की डंडे से पिटाई कर दी, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया, और इमोरल को ये चोरी डकैती, ये सब चीजें मना की गई हैं या पब्लिक पॉलिसी में नहीं आती, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लॉ द्वारा क्या है, इट इज लॉफुल, अगर कोर्ट ने उसको फॉरबिडन नहीं किया है तो वो लॉफुल है। ठीक है,
तो यहाँ पर उसने कहा कि इसने कहा लाइसेंस टू सेल द लिक्वर ट्रांसफर द मैनेजमेंट टू द बार। उसने क्या करा, एक ओनर ऑफ बार था, उसके पास लाइसेंस था क्या करने का, लिक्वर सेल करने का। ट्रांसफर द मैनेजमेंट ऑफ द बार एंड लिक्वर सेल द डिफेंडेंट हु हैड नो सच लाइसेंस। तो उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया अपना ये काम का धंधा मैनेजमेंट, और कोर्ट हेल्ड दैट ट्रांसफरिंग बिजनेस एंड सेल ऑफ लिक्वर टू पर्सन विदाउट द लाइसेंस वाज। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर लाइसेंस नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, तो गलत है। ठीक है, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट की बात हुई थी हमारी, क्या कि कंसेंट हमारी फ्री होनी चाहिए, किसी के दबाव में ना हो, बंदूक रख के ना हो, और फ्री कंसेंट से होनी चाहिए। ठीक है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय द कोerशन एज डिफाइंड। इसके सेक्शन 15 में बताया गया है कि कौन कौन सी कंडीशनें क्या है, सेक्शन 15 बताया गया कौन कौन सी कंडीशन में फ्री कंसेंट की बात ओके होती है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16, और फ्रॉड एज डिफाइंड इन सेक्शन 17, और मिस रिप्रेजेंटेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 18। ठीक है, और मिस्टेक तो ऐसी। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोला हुआ है कि 15 में बोला हुआ है कोerशन, फिर उसके बाद बोलता है सेक्शन 16 में बोला हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस, दादागिरी कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, फ्रॉड सेक्शन 17 में है। उसके बाद धोखाधड़ी कर लिया आपने, वो मिस रिप्रेजेंट, मतलब इसने कहा कि भाई ये गाड़ी ले जाओ, ये 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाएगी, 10 किलोमीटर नहीं जा रही है। ठीक है, और मिस्टेक सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, और क्या है, कोई मिस्टेक से हो जाए, जो कि 20, 21, 22 में लिखी। तो 15 से लेकर के 22 तक के सेक्शन में आपको क्या बताया गया है कि कौन सी कंसेंट फ्री या जेन्युइन मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ठीक है। जरा इस बीच में आप लोगों से मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्या इतनी देर आपने कुछ बातें सुनी, आपके मन में कुछ ऐसा आया कि नहीं हम जो सोचते थे ये बात उससे थोड़ी सी अलग चल रही है? बोलिए। हम जो सोचते थे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है यार, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारी कंपनी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जो है टाटा ने बिरला से कर लिया, बिरला ने टाटा से कर लिया, हमने बैंक से कर लिया, ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने की इतनी बातें, कॉन्ट्रैक्ट होने की इतनी बातें आपको, आपके दिमाग में अगर घुसी हैं तो उसको हम लोग ज्यादा अच्छा मानेंगे। थ्योरेटिकल पढ़ा हमने, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। ठीक है, जो लोग खासकर से वो लोग हैं जो अभी जेआईबी पास करके ग्रुप में आए हुए हैं, उनके लिए खासकर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बात आती है, कंसेंट इज सेड टू बी so caused when it would not have been given but the existence of such coercion, undue influence, fraud, और मिस्टेक। उसने कहा कि जो भी कंसेंट है उसको बोलता है इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच। तो उसने क्या कहा कि उसने नहीं दी कंसेंट ऐसी, बट उसने कहा वहां पर क्या है, एग्जिस्ट करती है क्या, कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस, ऐसा कुछ भी क्या होगा, वो चीज नहीं होती है अगर, तो उन्होंने कहा कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड। तो कंसेंट के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये कंडीशन ना हो वहां पर। ठीक है, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज अनड्यू इन्फ्लुएंस, एग्रीमेंट इज अवॉइडेबल। तो यहाँ पर सिंपल बात है, इनमें से कोई भी पॉइंट आ जाए, कौन से पॉइंट है एक बार और देख लीजिए, कौन से पॉइंट है, कोerशन है, और अनड्यू है, कोerशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फिर क्या फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो हम लोग फ्री कंसेंट और जेन्युइन कंसेंट की रेंज में नहीं लाएंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है क्या है कि भाई फोर्स्ड कर लिया, फोर्स बी नेम इन द प्रोमिसरी नोट में फोर्स जाली वो कर लिया, और बी अंडर द थ्रेट ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग एसन ऑब्टेन ए बॉन्ड। और उसने क्या करा, क्या करा उसने, देखो, ए सन्स हैज फोर्स्ड बीज नेम टू ए प्रोमिसरी नोट। उसने क्या करा, ए के लड़के ने बी का नाम फोर्स कर दिया उसमें। ठीक है, बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन। तो बी ने क्या करा कि भैया मैं क्या करूंगा, ए के लड़के को जेल भेज दूंगा।
और उसके लिए क्या करा उसने, एक ए से एक बॉन्ड ले लिया फॉर अमाउंट ऑफ द फोर्ज नोट, जितने का फोर्ज किया उतने का एक बॉन्ड बना लिया। बी इश्यू इन दिस बॉन्ड द कोर्ट में सेट द बॉन्ड साइड। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आपने कोई गलत कर लिया, उसके गलत करने के बदले में आप कोई बॉन्ड नहीं ले सकते। आपको पता लग गया कि ये गलत हुआ है तो उसके बदले में कोई बॉन्ड नहीं ले सकते। अगर आप उसको लेकर के कोर्ट जाओगे तो इसका मतलब क्या है कि फ्री और जेन्युइन कंसेंट नहीं मानी गई वो। तो आपने उसको एक प्रभाव में थ्रेट करके क्या करा, थ्रेट। तो अंडर द थ्रेट क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया। मनी लेंडर ने 100 रुपए दिए एग्रीकल्चरिस्ट को, और उसने क्या करा कि बी को एक बॉन्ड करा कि 100 की जगह 200 देगा, और क्या, विद इंटरेस्ट 6% पर मंथ। कोर्ट ने सेंड कर दिया क्या कि उसने कहा ऑर्डरिंग बी टू रिपे द 100 विद सच इंटरेस्ट एज में। तो उसने 100 दिए और 200 का वादा भर लिया, तो वो भी गलत है, वो फ्री कंसेंट का नहीं माना जाएगा। सर्टेनिटी और एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म, मतलब वो होना भी तो चाहिए। तो उसने बोला हुआ इज अनसर्टेन इज डीम्ड वॉइड। अगर चीजें अनसर्टेन है तो उसे क्या माना जाएगा, अनसर्टेन है तो उसे क्या माना जाएगा, डीम्ड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इंडेफिनिट, सेक्शन 1। तो उसने कहा कि वो इंडेफिनिट ना हो, वेग ना हो, मतलब जो पॉसिबिलिटी ना हो पाए जिसकी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन में क्या बोला हुआ, उन्होंने कहा 50 टन मेटल है 60 करोड़ की। तो उसने कहा एग्रीमेंट में ये नहीं है कि किस काइंड का मेटल मांगा है उसने, तो एग्रीमेंट तो सर्टेनिटी है। उन्होंने कहा कि भैया मैं जो है 50 टन मेटल बेच रहा हूं 60 करोड़ में, तो कौन सा मेटल, सर्टेन नहीं। ठीक है, ए A agrees with B to bring back to life B death। तो उन्होंने कहा कि भैया जो मेरा इन्फेंशन जो मर गया है उसको वापस लाएगा। एग्रीमेंट इज वॉइड एंड इम्पॉसिबल, ला ही नहीं सकता। ठीक है, एग्रीमेंट कोई भी होगा वो वॉइड डिक्लेयर ना हो, कानून ने उसे वो ना किया हो। अब देखो एक बात, डीलिंग है रेनोसोर्स हॉर्न इज बैंड। ठीक है, उन्होंने कानून ने मना किया इसके सींग का व्यापार नहीं करेंगे गैंडे के सींग का, लेकिन फिर भी कर रहा तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कैपेसिटी कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में आपने देखा होगा कि कौन कॉम्पिटेंट है। सबसे पहली बात सेक्शन 11 में कौन आता है, माइनर का मामला। ठीक है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट हो, क्या होता है कि जिसकी एज क्या हो, टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, मतलब लॉ के अनुसार वो काम करने की उम्र हो उसकी। तो वही जैसे डीएल लर्निंग लाइसेंस है तो 18 से पहले कब मिल सकता है, तो अगर कानून में लिखा हुआ तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जो साउंड माइंड का हो और कॉन्ट्रैक्टिंग से डिस्क्वालीफाई ना किया हो, ये कानून नहीं बना कर दिया ये आदमी अब किसी कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिगार्डिंग माइनर में एक मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का घोष का एक केस है। अब एक बात और है कि आपके इसमें जो 10 क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन है, कोई मुझे आज के पेपर में 10 क्वेश्चन एबीएफएम बता सकता है क्या आए थे वो विदाउट ऑप्शन वाले, एक आदमी कोई, एक आदमी क्वेश्चन कोई ऐसा था जो, एक आदमी इंडिया में स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया का कुछ कब चालू है, हुआ? है? स्टार्टअप इंडिया पहली बार कब आया था सर इंडिया में? वो अच्छा, हमें ईयर आया था वाइज, बिना ऑप्शन के। यस। अच्छा, और मतलब ईयर का हो गया। और तो ज्यादातर मैथ का ही था, कैलकुलेशन वाला। अच्छा, जो सीसी लिमिट और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आईआरआर, ऐसे कुछ वेंचर कैपिटल वाले। वेंचर कैपिटल वाले कोर्स में कवर हुए थे आपके वो। यस सर। वेंचर कैपिटल में जो कैलकुलेशंस थी वो करवाई थी ना मैडम ने। सर सिली सिली मिस्टेक करके आ गया सर सर, 44 है। और अच्छा, एक टैक्स 44 का था, है। और एक टैक्स का था वो क्या, कितना करोड़ कर सकते हैं वो तो।
अच्छा, अमाउंट का था, अमाउंट, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। देखो, ये मैं एक बात आपसे सबसे कहना चाह रहा हूँ, देखो, आपने मेहनत करी, पेपर दिया, पास हो गए, बहुत अच्छा है। अगर पास नहीं भी हुए तो आप फेल नहीं हुए हैं, आप पास होने से उतने मार्क्स से रुक गए हैं, और इस कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। एक बार का एक वाकया है, एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, अभी भी हमारा उनसे बातचीत चलती रहती है, ठीक है, मुझे उसका नाम लेने में भी कोई, अरिंदम दत्ता नाम का स्टूडेंट था, बंगाल से था। तो वो इतना डिमोरलाइज हो गया, उसके पेपर नहीं निकले, हर एक में एक दो, एक दो कम हो गए। अब मैंने पर्सनली कॉल किया क्योंकि मुझे पता था ब्राइट स्टूडेंट है, और दूसरी बार में उसने सीआईबी से सिंगल अटेम्प्ट में निकाला, और उससे क्या हुआ? मेरा भी मन नहीं था शाम की क्लास पढ़ने का। हाँ, नहीं, ये चीज तो देखो खत्म करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका पेपर निकला तो नहीं है ना याला, नहीं तो निकला ना। कुछ तो सुनो, कुछ सुनो, फायदा मिलेगा उसको। अब इतनी देर से हम कॉन्ट्रैक्ट 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 की बात कर रहे हैं, आपके नजर में कॉन्ट्रैक्ट एक शब्द था केवल, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कितने फीचर्स हैं? अभी तो हमने यस। इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, फिर हम एक एक कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। क्यों? हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक फीचर्स को पढ़ चुके होंगे, बस वहां पे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बदलता जाएगा, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बदलता जाएगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे जेआईबी में हम लोग रिलेशनशिप, बैंकर्स कस्टमर के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, हर तरह का काम अलग है बैंक के साथ, तो हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट अलग, तो पढ़ो भाई, है ना? ठीक, चलो, अगर दो तीन पेपर भी निकल गए हैं, एक भी निकला है, तो कम से कम अगर एक और निकल जाए, फिर अगले बार दो तीन रह जाएंगे, भाई करना तो है ही ना, दो इंक्रीमेंट क्लर्क में और एक इंक्रीमेंट ऑफिसर में लेना है ना, करिए। अभी तो दो ऑफिसर्स के भी हो जाएंगे सर हाँ, ऐसी भी इस कुछ सेटलमेंट डिमांड में। अगर रखा हुआ है, तो उम्मीद है कि वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई डिमोरलाइज नहीं होना, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईएबीएफ को चैलेंज आप करो, वो आपको चैलेंज ना करे। चलिए, मोहरी बीबी और धर्मोदास का एक केस है, इसमें क्या हुआ, माइनर ने पैसा उधार ले लिया, और एज ए सिक्योरिटी टू रिपे ही गेव द मॉर्गेज सर्ट, उसने कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, और बाद में माइनर ने कहा कि भैया ये मॉर्गेज बेकार थी, ये वॉइडेबल थी। तो वो जब वो केस किया हुआ, तो उसने बोला हुआ, कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट मेड माइनर वाज वॉइड एब इनिशियो, ये वर्ड ध्यान रखिए, वॉइड एब इनिशियो। जिन लोगों ने जेआईबी मेरे साथ नहीं किया है, जिन लोगों ने जेआईबी मेरे साथ नहीं किया है, या एलआरएबी का पेपर मेरे साथ नहीं किया है, या पिछले बार बीआरबीएल का पेपर मेरे साथ नहीं किया है, उनको डेफिनेटली, मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि उनको ये पेपर मेरे साथ करना चाहिए, बहुत आंखें खुलेंगी। एलआरएबी यानी कि जब जेआईबी में थे, बीआरबीएल यानी कि पिछले बार भी थे, हालांकि पिछले बार जितने भी हमारे स्टूडेंट थे सब बीआरबीएल लगभग सबका पास हो गया था, एक दो को छोड़ के, ठीक है। लेकिन पिछले बार और इस बार सिचुएशन अलग है, पिछले बार 6 दिन मिले थे हमको, इस बार 1 दिन मिल रहा है, इसीलिए हमने इसके टॉपिक्स को पहले कवर किया था, ठीक है। तो एक वर्ड और आ गया, क्या आ गया? आप लोग मुंह से बोलिए इसको, क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड है एब इनिशियो, और दूसरा वर्ड है वॉइड। वॉइड तो हम समझ गए, वॉइड का मतलब क्या था? बेकार, किसी काम का नहीं है, कानून की नजर में बेकार होना, कानून की नजर में बेकार होना क्या है? वॉइड है, ठीक है। तो यहां पे बात क्या आई कि बेकार है कानून की नजर में, तो उसका टेक्निकल नाम है वॉइड एब इनिशियो। कोई बता सकता है एब इनिशियो का मतलब क्या? स्टार्टिंग। फ्रॉम स्टार्टिंग, जिस दिन वो काम आप कर रहे हैं, करते ही खत्म हो गया वो, यानी शुरुआत से, शुरुआत से कोई काम ही, जैसे ही आपने सिग्नेचर मारे, खत्म, वो जिंदा ही नहीं हो पाया। वॉइड एब इनिशियो का मतलब कभी जिंदा ही नहीं हो पाया वो, आप चाहे कहते रहो परसों मैंने साइन किए थे, हम दोनों ने साइन किए थे, हम दोनों एग्री थे, कुछ सब बेकार है, वो सब क्या है? बेकार है, ठीक है। तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। दूसरा, देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट देयर in terms of section 12, in terms of section 12 dealing with what is sound mind। अब
एक बात और बोलते हैं इसमें कि ऊपर तो बोला उसने माइनर की बात कहानी सुना दी, कौन से सेक्शन में? 11 में। दूसरा उसने कहा कि कोई ऐसी कोई चीज जो इनकैपेबिलिटी वाली है वो शुरू से ही बेकार है। अब बोलता है सेक्शन 12, क्या बोलता है? साउंड माइंड का होना चाहिए, दिमाग ठीक ठाक होना चाहिए जब, और पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग जब भी हो तो साउंड माइंड से हो, ठीक है। अगर वो क्या सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द मेकिंग, इट इज द टाइम व्हेन ही, और ये माइंड उसका उस समय ठीक होना चाहिए, किस समय? जिस समय उसने किया, ठीक है। एंड ही इज कैपेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि साउंड माइंड का होना चाहिए और उसका पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन इट मेक्स इट, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट। तो वो क्या कहता है? पहली बात तो कैपेबल होना चाहिए और वो एक रेशनल जजमेंट के लायक होना चाहिए, ठीक है, अपने इंटरेस्ट में। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली साउंड, कई बार क्या होता है, अधिकतर तो पागल रहता है लेकिन कभी कभी ठीक भी रहता है। मे मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही, देखो कितनी अच्छी बात करी कि साहब पागल है लेकिन हमेशा पागल नहीं है, कभी कभी दौरे पड़ते हैं। तो उसके साथ क्या है कि जिस समय साउंड माइंड में है उस समय ओके, ठीक है। तो हु इज यूजुअली साउंड माइंड बट ओकेजनली अनसाउंड में मे नॉट मेक। अब देखो इसमें एक बात कह देखना, दो बातें बताई हैं इसको, देखो जरा। यूजुअली जो अनसाउंड माइंड का है लेकिन कभी कभी साउंड माइंड का है, मे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट है, तो मुश्किल तो कहा। लेकिन दूसरा बंदा जो अक्सर अक्सर तो साउंड माइंड का है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड का है, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही। तो देखो मतलब चाहे वो जिंदगी में इतने बार तो साउंड माइंड का, इतनी लाइफ में, ठीक है, और इतनी दूरी में वो अनसाउंड माइंड का है। दूसरा वो इतने समय तो अनसाउंड माइंड का है और इतने समय जिंदगी में वो साउंड माइंड का है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या क्या समझाना चाह रहा है? पहली बार में बोलता है कि यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, यानी नीचे वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली। इस कंडीशन का कॉन्ट्रैक्ट ओके माना है और इसका नॉट ओके माना है। यानी क्या कहता है? मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड, यानी किसी भी कंडीशन में अनसाउंड वाला बंदा चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है तो वो बेकार है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन सिंपल सी है, क्या? कि चाहे वो कितने ही समय साउंड हो कितने ही समय अनसाउंड, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कैसा होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? वो साउंड माइंड का होना चाहिए, तभी वो ओके होगा, ठीक है। सतपाल जी आपके पूरे पेपर में क्या पोजीशन है, पांच चारों पेपर में? सर एक्चुअली पहले में 46 आए थे, दूसरे में 51 53 हम्म, और आज 44 आए, तो सर मतलब ये अटेम्प्ट में तो नहीं क्लियर होगा। अच्छा, मतलब अटेम्प्ट चला गया आपका ना? यस सर। अटेम्प्ट चला गया। भाई एक अटेम्प्ट में एक गुंजाइश और रहती है कभी कभी क्या गुंजाइश रहती है पता है? यस सर। 1 मार्क्स की। कभी कभी 1 आईआईबीएफ मार्क्स। जो है करता है, लेकिन वो बहुत मतलब रेयर अच्छा करता है, किया हुआ है। अच्छा सर। हम एक बार ग्रेस मार्क एक्चुअली दिया सर था लेकिन मैं ना सर 10 साल से कभी सीआईबी दिया नहीं, मैंने इस बार सोचा हाँ, था कि दे के इसको खत्म करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अगली बार तैयारी भी कर पाऊंगा सर। नहीं मैं नहीं बहुत ऐसा मुश्किल नहीं से है। टाइम निकाल रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना, देखो सुनो, आपको क्या करना है, अब रिवीजन मोड में रहना है हमेशा। जो सिटिंग की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए रिवीजन मोड में, और रिवीजन बुक्स को वो करके, बुक्स का कोई पैराग्राफ कोई पेज देख करके कि आज इसमें क्या चीज मेरे को ऐसी है जो मैं भूल गया, उसको अंडरलाइन करना है आपको, केवल आपको। बिल्कुल आप करेंगे। देखो आपने एक बीच का पेपर निकाल दिया, बीच का पेपर समझते हो? बीच का पेपर निकालने का मतलब आपको गैप मिल गया यहाँ पे, यस सर। मतलब अगले बार करोगे तो वो बीच में गैप लंबा मिलेगा आपको,
कम से कम 7 दिन का तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है कि 14 दिन का मिल जाए, वो पेपरों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी 2 पेपर अभी देने हैं, ठीक है। आपका वो ऑप्शनल क्या है? रिस्क। ऑप्शनल रिस्क है, तो हो सकता है इसका बेनिफिट यहाँ मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर है अगर निकल जाएगा ना, तो आपको 2 अल्टरनेट पेपर निकलना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मार्क्स आपके बहुत, मतलब ऐसा नहीं बहुत बेकार रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा गुंजाइश रही है। और ये गुंजाइश भी आपको सबको पता है कि जो 10 नॉन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ गए उसकी वजह से है ना। ऑप्शन होता तो एक आध तुक्का तो लग ही जाता, क्यों? यस सर। है ना, तो 10 क्वेश्चन, अब 90 में से पेपर दे रहे हैं आप, समझ लो। तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल, मैं आपका नाम याद रख रहा हूँ और आप जो है करेंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना एक, यस सर। तब बिल्कुल करेंगे आप, ठीक। चलो बाकी ओके करो, थैंक लर्निंग है सब कुछ, है ना, ये चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, तो यहाँ पर बात ये कि भैया अगर अनसाउंड माइंड का है, जैसे वो क्या है, पेशेंट है उस समय, दिवालिया वाले, वो जो पागल वाले हॉस्पिटल में है, ठीक है। वो कभी कभी क्या है, साउंड माइंड का है, तो वो साउंड माइंड के समय कर सकता है, ठीक है। सेंसमैन, सेनमैन सॉरी, सेनमैन हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर एंड हु इज सो ड्रंक, कभी कभी नशे में आदमी है, कभी कभी क्या है, फीवर में जिंदगी भर तो ठीक रहता है लेकिन बस खाली बुखार आ रखा है इस समय, ठीक है। वो उस समय नहीं समझ पा रहा, तो वो क्या होगा, वो रेशनल जजमेंट नहीं ले सकता, तो उसका मतलब क्या है, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट वाइल सच इन डिरेलियम, डेलीरियम और ड्रंकनेस, यानी थोड़ा सा नमनेस में है, मतलब अनकॉन्शियस है। तो कहने का मतलब कि जिंदगी में कितने बार साउंड में है, कितने बार अनसाउंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समय पर वो क्या होना चाहिए, साउंड में रहना चाहिए, ठीक है। चलो अगला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब बैंकिंग से रिलेटेड कर दिया, भैया बैंक में जितने काम होते हैं ना, सब कॉन्ट्रैक्ट में है। कोई भी काम हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में ही कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, बैंक सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर रहा है, वैल्यूएबल्स है, बॉन्ड्स है, अदर डॉक्यूमेंट है, सेफ कस्टडी कर रहा है, और ट्रस्टी बन रहा है, कहीं पे बेली बन रहा है, तो ये जितने नाम आ रहे हैं, ये एंसिलरी सर्विस कर रहा है, यही सारे नाम हमारे आगे चल के क्या बनेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन है, क्या है, अ सेट टू बी फ्री when the parties to the contract agree to the same thing and same sense, तो क्या वर्ड आया था यहां से, सेम थिंग सेम सेंस, क्या टेक्निकल वर्ड क्या आया था, एक आया था आइटम वाला, आइटम वाला एक वर्ड आया था, 3 वर्ड वाला, मैंने कहा था याद रखना, ठीक है। एड, एड, कॉन्सेंसस एड इडियम, इडियम, क्या था, कॉन्सेंसस एड इडियम। कंसेंसस एड इडियम, ठीक है, इडियम, ठीक है। तो उसमें बोला हुआ है कि क्या कहते हैं, कि जो आपकी कंसेंट होनी चाहिए इज सेट टू बी फ्री व्हेन द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट द सेम थिंग सेम, तो क्या होनी, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, तो इसमें कंसेंट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट, क्या क्या बोलो, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट सोशल रिलेशन वाले विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकते। पर्सन हु मेक्स ए प्रपोजल इज नोन एज, जो प्रपोजल बनाते हैं, कौन कहता है प्रपोजल बनाने वाला, प्रोमिसर। और जो एक्सेप्ट, जो प्रमोशन प्रॉमिस एक्सेप्ट करता है उसको प्रोमिसी बोलते हैं, ठीक है। पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ, क्या होना चाहिए वो, साउंड ये माइंड। दोनों बात ना, दोनों बातें, मेजर भी हो और साउंड माइंड भी हो, ठीक है। इसका आंसर देखना, केवल इसने ये तो नहीं दिया हुआ कि साउंड माइंड, ना दोनों दिया, ठीक है। मैं इसलिए ये डाउट किया, कई बार कुछ बच्चों वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो बच्चों वाले कॉन्ट्रैक्ट, वो उस एज में अगर हम लोग एग्री करते हैं, मान लिया 16 ईयर में हम लोग लाइसेंस देते हैं बच्चों को, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट उस उम्र के हिसाब से ओके हो सकता है। कौन से ट्रू फॉल्स हैं, ए एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद बी टू रॉब सी, सी को लूटने का प्लान बनाते हैं और पैसा बांट लेंगे, और बी रन अवे विद ऑल, और लूटने के बाद बी सारा पैसा ले गया।
एक एन फाइल नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या था, कैसा था वो, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। मिस्टर एग्रीज एंटर इनटू एग्रीमेंट विद नहीं कर सकता, 17 साल का है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टेड ओनली व्हेन पार्टी टू होम प्रपोजल इज मेड एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल, प्रपोजल को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कहानी खत्म है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक हमने शुरू किया है, इस टॉपिक के बाद हम आगे इनके जो जितने हमारे पार्शियल जितने भी यूनिट्स हैं उनको कवर करेंगे, और मैंने आज का एजेंडा केवल इन्हीं यूनिट्स को कवर करने का बनाया है। ठीक है। तो जो 9 बजे से क्लास होगी उसमें हम इसको कवर करेंगे। 4-5 चैप्टर हैं, मैं सोच रहा हूँ 3-4 मार्क्स आपके चोटी में आ जाए, बाकी हमने सारे चैप्टर लगभग कवर पहले से किए हुए हैं, और जो लोग पुराने जेआईबी वाले हैं अगर उन्होंने पढ़ाई करी तो उनको बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 9 बजे से क्लास लेंगे, उसको थोड़ा सा लंबी कर लेंगे जितना भी हम कवर कर पाए। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।